Welcome to the next session of Hindu Adoption and Maintenance Act, and we are now on Section 19. Section 19 talks about maintenance of widowed daughter-in-law. As you know that recently we completed a section about maintenance of wife. एंड दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है आपके जो जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन वेरियस सेशंस बिकॉज वी हैव डन वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग दैट द वेरी लास्ट सेशन वेयर आई explained you about the provision mentioned in CRPC regarding maintenance of wife is given on the top. Go and watch this session, dear students. Coming to the next thing, next party, or we can say the next dependent is widowed daughter-in-law also. So as a karta of the family, as a major, you can say, father-in-law of the family, you also have a duty towards the maintenance of the daughter-in-law who is now widow in your family. And the provisions are mentioned in section 19. section 19 को हम समझेंगे, डिटेल में जानेंगे कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है, ऐसे किन किन कंडीशंस में एक कर्ता जो होते हैं फैमिली के, हेड ऑफ द फैमिली के, उनको कब ये वी कैन से उनके ऊपर ये कब ड्यूटी आती है कि उनको डॉटर इन लॉ की अब मेंटेनेंस देनी होगी, उनके भरण पोषण का खर्चा अब उठाना होगा. So this section is very beautifully explained in Hindu Adoption and Maintenance Act, and let's start this without wasting time. This is our official mail address and official contact number, students. If you want to connect to us, just send us your queries and we will respond you as soon as possible. Now, talking about this section 19, Hindu law जो हमारा है, it has all along recognized it to be an obligation of the joint family to maintain the wives and widows of co-partner. हमारा हिंदू लॉ ये बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है, एज अ जॉइंट फैमिली अगर आप रह रहे हो और आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो ये ड्यूटी बनती है, ये ऑब्लिगेशन है कि उस फैमिली की जो फीमेल्स हैं उनको मेंटेन किया जाए. वाइफ्स अगर आपकी हैं या फिर अगर कोई विडो है, विडो मीन्स द लेडी whose husband is no more in this world. So widows and wives को maintain किया जाना चाहिए. एंड ये विडोज और वाइफ किन की होनी चाहिए? ऑफ को पार्टनर्स, जिनकी प्रॉपर्टी जो है अभी उस जॉइंट फैमिली में ही मिली हुई है. सो एज अ विडो डॉटर इन लॉ जो होती है, शी कैन क्लेम हर मेंटेनेंस, हर क्लेम इज एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द कर्ता. वो कर्ता के अगेंस्ट अपना क्लेम डाल सकती है कि मुझे मेंटेनेंस दीजिए, मुझे खर्चा दीजिए, सो लॉन्ग एज द डॉटर इन लॉ हैज़ अ राइट टू क्लेम मेंटेनेंस अगेंस्ट द को पार्सनरी प्रॉपर्टी. जब तक उसको ये लगता है कि जो प्रॉपर्टी है वो को पार्सनरी प्रॉपर्टी में उसको अभी मांगने का हक है. जॉइंट फैमिली है, प्रॉपर्टी अभी डिवाइड नहीं हुई है, एंड ये सब चीज़ें हमें देखनी होगी. को पार्सनरी प्रॉपर्टी के बारे में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि प्रॉपर्टी में क्लेम कब किया जा सकता है. अभी के लिए आप ये समझिए कि एक जॉइंट फैमिली में जब जॉइंट प्रॉपर्टी होती है तो अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो शी कैन क्लेम हर मेंटेनेंस फ्रॉम द कर्ता ऑफ द फैमिली. ओके, एंड सपोज कर्ता जो है इज द फादर इन लॉ, सो शी हैज़ द ड्यूटी टू बी मेंटेन्ड बाय हर फादर इन लॉ. शी हैज़ द ड्यूटी टू क्लेम मेंटेनेंस, एंड same is father-in-law has the obligation to provide maintenance to the widowed daughter-in-law. Now next point is where father-in-law did not inherit any ancestral property. This is very very important. Suppose कि father-in-law के पास अभी कोई family property है ही नहीं, कोई ancestral property वो inherit करते नहीं है family की, he has his just private property, then he is not liable to pay any maintenance. तब उन पर कोई भी ड्यूटी नहीं है कि वो अपनी widowed daughter-in-law का खर्चा उठाएं या उनको मेंटेनेंस दें. It is only when he inherits any ancestral property. So this is very important line I am highlighting here. It's inherit any ancestral property. And under this section 19, the father-in-law's obligation to maintain the daughter-in-law is not primary one. Again, ये कोई primary duty उनकी नहीं है कि वो उनको मेंटेन करे, नॉट इवन हिज सेकेंडरी ऑब्लिगेशन. इट इज़ अ रिमोट ऑब्लिगेशन, और ये ऑब्लिगेशन या ये ड्यूटी तभी अराइज होती है जब कुछ कंडीशंस हो. अगर वो कंडीशंस दिख रही हैं, इफ दोज कंडीशन सब्सिस्ट इन द फैमिली, ओनली देन दैट विडो डॉटर इन लॉ कैन क्लेम मेंटेनेंस. अगर वो कंडीशंस नहीं होंगी तब फादर इन
लॉ की कोई ड्यूटी नहीं है, ना उनकी ये प्राइमरी ड्यूटी है ना सेकेंडरी ड्यूटी है कि वो विडो डॉटर इन लॉ का खर्चा उठाए। तो वो कंडीशंस अब हमें समझनी जरूरी है, बिकॉज नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड, व्हाट आर दोज कंडीशन। सो कमिंग टू दोज कंडीशन, here, father-in-law's obligation will arise only if first, the daughter-in-law is unable to maintain herself out of their own earnings or property। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो डॉटर इन लॉ है उनके पास खुद से ऐसी कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, कोई पर्सनल इनकम नहीं है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो खुद का खर्चा उठा सके। फर्स्टली तो ये कंडीशन होनी चाहिए। सपोज अगर उनके पास ही खुद वो शी इज़ डूइंग अ जॉब, शी इज़ हैविंग हर पर्सनल प्रॉपर्टी, शी इज़ हैविंग हर income source, so then there will be no need on the father-in-law to provide her maintenance, right? But if there is no that kind of a source, तो ये फर्स्ट कंडीशन मेंशन होना ज़रूरी है कि उनके पास, डॉटर इन लॉ के पास खुद से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। देन नेक्स्ट इज द डॉटर इन लॉ इन केस शी हैज़ नो प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम। पहली बात, उनके पास खुद से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सेकेंडली, अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेडी के पास, तो इवन उसको ना तो मेंटेनेंस अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से मिल रही है, मीन सपोज एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड के पास कोई रेंट की एक इनकम आती थी, या कोई सपोज कीजिए उनकी कोई पेंशन स्कीम थी तो वहाँ से उनको इनकम आ रही है, तो वो भी इनफ है एक डॉटर इन लॉ के लिए मेंटेनेंस के लिए। सपोज ऐसी हस्बैंड की कोई इनकम नहीं है, देन हर फादर मीन्स लेडी के जो फादर हैं उनकी कोई इनकम नहीं है, मदर की कोई इनकम नहीं है, या फिर इफ़ शी इज़ हैविंग हर चिल्ड्रन, हर सन्स और डॉटर के पास भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो उसको इनकम मिलती हो। तो ये सब पार्टीज के पास जब कोई इनकम नहीं है, देन बर्डन शिफ्ट्स ऑन द फादर इन लॉ। All right, so these conditions are very, very important to understand. First, if she has her own earnings, no need to claim maintenance. If suppose she has no earnings, then if she is claiming them from the estate of her husband, father, mother or daughter, it's enough. But still अगर वहाँ से भी कोई नहीं है, then she has you can say she has the right to claim those that maintenance from father-in-law. These two important conditions are very important to understand. Coming to the next thing, this is the benefit of the right conferred by this section has been conferred on daughters-in-law whether married before or after the commencement of the act. तो जो ये सेक्शन है सेक्शन 19, ये इसका रेट्रोस्पेक्टिव एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। बिफोर दिस एक्ट वाली डॉटर इन लॉ पर भी अप्लाई होता है एंड आफ्टर दिस एक्ट तो होगा ही होगा। एंड वेदर शी बिकेम अ विडो बिफोर और आफ्टर डजेंट मैटर। विडो अगर वो पहले हैं या बाद में हुई हैं, ये एक्ट उन पर, ये सेक्शन उन पर अप्लाई होगा ही होगा। इस सेक्शन के थ्रू वो अपनी मेंटेनेंस ले सकती हैं। बट next important thing, here comes the exception, but the right under this section will occur from the date when the act has came into force। उनको मेंटेनेंस मिलनी शुरू उसी डेट से होगी जिस दिन ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया है। वो अपनी पास्ट की मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं। Okay, so it is clear from this section that it deals with the rights of daughter-in-law to claim maintenance from his father-in-law. Next, this presupposes that widow's husband predeceased her father-in-law। बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर ये मेंशन है कि यहाँ पर जो लेडी है उनके हस्बैंड फादर इन लॉ से पहले उनकी डेथ हो चुकी है। शी बिकेम विडोड इन फ्रंट ऑफ हर फादर इन लॉ। सो इट इज प्री डिसीज्ड सन है फादर के, एंड इट इज इम्प्लिसिट इन द रूल दैट ले डाउन इन दिस सेक्शन दैट हर डॉटर इन लॉ हुज हस्बैंड इज अलाइव। सपोज अगर कोई डॉटर इन लॉ है फादर इन लॉ की और उनके सामने उनके सन भी लिविंग है, सो देन यहाँ पर कोई डॉटर इन लॉ की ड्यूटी नहीं बनती कि वो मेंटेनेंस अपने फादर इन लॉ से क्लेम करे। यहाँ पर ये सेक्शन फिर लागू नहीं होगा। शी विल हैव ऑल द राइट्स टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड ओनली। यहाँ पर फिर शी कैन नॉट गो फॉर अ केस कि मैं अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस चाहती हूँ। नो, फादर इन लॉ की जो ड्यूटी है वो तभी अराइज होगी इफ देर इज अ डेथ ऑफ द सन और शी बिकेम विडो in front of her. So here husband if alive, then she have no right, moral or legal, to claim maintenance from her father-in-law. It's very simple to understand.
So with this, we completed this section 19 also, and this was regarding the maintenance of daughter-in-law. In next session, we will see regarding the maintenance of parents. Till then, keep watching. Do subscribe, share, and like the video. If you have any queries, just send us your queries through these ways. Follow us on the here, and we will respond you as soon as possible. Start taking our membership plan, and we will meet in next session. Till then, have a nice day. Thank you.